हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं एक एलएनजी कार्गो की, जो ब्रिटेन में पहुंचने वाला है ऑस्ट्रेलिया और ओमान से। तो ये एक रेयर एलएनजी कार्गो इसको क्यों कहा जा रहा है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्रिटेन को क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उसको एलएनजी कार्गो ऑस्ट्रेलिया और ओमान से मंगवाना पड़ा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कीजिए, veronica_UPSC, वहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन को क्या आने वाला है, एलएनजी क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका एक शिपमेंट जिसको रेयर शिपमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और ओमान से आ रहा है, क्योंकि लास्ट इससे पहले कुछ 6 साल पहले इस तरह का कार्गो ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर से ब्रिटेन में गया था। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रेयर कहने की है क्योंकि दोनों देशों के बीच में डिस्टेंस बहुत है। कोई भी इस तरह का बिजनेस शिपमेंट जाने का डिस्टेंस बहुत है कि इस लेवल पे बिजनेस यहाँ पे होता नहीं है। तो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन सर्दियाँ आने वाली हैं, उसके लिए एनर्जी सप्लाईज उसकी सफिशिएंट रहें, उसको बचाने के लिए एक ये डेस्परेट कदम जो है वो उठाया गया है। देखिए, यूजली ये रशिया से यूरोपियन रीजन में आपका जो ये एनर्जी सप्लाईज था वो आता था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में हमने देखा इस तरह की सप्लाईज जो हैं वो कट हो चुकी हैं और ब्रिटेन की डिमांड ज़्यादा है। ऑलरेडी भी उनके इस तरह की एनर्जी सप्लाईज यूएस, पेरू, इन देशों से आती है, लेकिन जितनी उनको चाहिए उतना वो मीटअप नहीं कर पा रहे। तो आगे माना जा रहा है कि आने वाले समय पे विंटर्स में ब्रिटेन में वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस देखा जाएगा। वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस कहने का मतलब है पावर शॉर्टेजेस होंगी, ब्लैकआउट्स होंगे। तो उसको पूरा करने के लिए इनको और भी ज़्यादा एलएनजी सप्लाई की ज़रूरत है, और जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और ओमान से लाई। अब यूरोपियन नेशंस जो हैं अपने एनर्जी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले रशिया यूक्रेन से अगर कोई सप्लाई आ रही थी, उन गैस फ्लोज में, रशियन गैस फ्लोज में बहुत ज़्यादा ड्रॉप जो है वो देखा गया है। तो आपको बहुत सारे रूटर्स हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, यहाँ पे इस तरह के आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और ये जो शिपमेंट जिस तरह से चलेगी ना, ऐसा नहीं है कि एक ही शिप पूरे रास्ते आ रहा है, यहाँ पे शिप टू शिप ट्रांसफर्स भी देखे जाएंगे। जैसे एलएनजी टैंकर एटलॉस है, इससे पहले जो ओरिजिनल टैंकर चला था ऑस्ट्रेलिया से वो पैट्रस था, वो अलग था। फिर यहाँ पे शिप टू शिप ट्रांसफर्स जो हैं वो किए गए। तो उसके बाद ये फाइनली जो एटलॉस है ये यूरोपियन रीजन में आके पहुंचेगा। एलएनजी टैंकर एटलॉस का कैपेसिटी 1,74,000 क्यूबिक मीटर्स बताया जा रहा है, और ये 22 अगस्त को ब्रिटेन के आइल ऑफ ग्रेन टर्मिनल पे पहुंचेगा। यूके और जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, टिपिकली ये जो अपना एलएनजी है ये किन देशों से लेते थे, जैसे कतर हो गया, यूएस हो गया, इवन कि पेरू हो गया, या वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ से ये लोग मंगवाया करते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जगह मैंने आपको बताई, ब्रिटेन आइल ऑफ ग्रेन टर्मिनल जो है, यहाँ पे ये जो आपका शिपमेंट है पहुँचेगा। अब देखिए, यहाँ से इनको रेयर शिपमेंट्स कहा जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से जो मंगवाया जा रहा है बेसिकली नहीं मंगवाया जाता था, क्योंकि एशियन पैसिफिक रीजन में ही इतनी डिमांड होती थी कि वहीं पे कंजम्पशंस हो जाती थी। ये जो डिलीवरी है एशिया पैसिफिक रीजन से रेयर है, क्योंकि लेंथी जर्नी, क्योंकि यहाँ का जो जर्नी मैं आगे आपको मैप में दिखाऊंगी, बहुत लंबी जर्नी है, इसको सूटेबल नहीं माना जाता था। और वैसे भी एशियन बायर्स ही इतने थे कि यूके भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2016 तक, तो उसके बाद एलएनजी कार्गो यहाँ पे नहीं भेजा है। तो ये देख सकते हैं कि कितना लंबा इसका जर्नी है, और फिर ये यहाँ जाके पहुँचेगा। सो इट इज़ अ वेरी लेंथी जर्नी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस 13,555, ये अगर हम गूगल अर्थ पे डाल के देखेंगे, इतना डिस्टेंस, मतलब एग्जैक्ट ये रूट नहीं है यहाँ से, ये तो एयर रूट दिखा रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अब ब्रिटेन में 3 लार्जेस्ट एलएनजी टर्मिनल्स हैं यूरोप के। 2 टर्मिनल्स मिलफोर्ड हेवन पे हैं और एक आइल ऑफ ग्रेन पे है, और ये शिपमेंट आपका आइल ऑफ ग्रेन में ही पहुंचेगा। और यहाँ पे जो भी सुपर चिल्ड फ्यूल होता है इसको फिर से गैस में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ वॉल्यूम्स को पाइपलाइन के थ्रू मेनलैंड यूरोप में भेजा जाता है। ऑल्दो मेनलैंड यूरोप से ये दूर है, लेकिन पाइपलाइंस के साथ कनेक्टेड है। इससे पहले जो यूरोप है ना, यहाँ पे ये लोग स्टॉक या प्रिजर्व करके नहीं रखते थे, जो भी एक्सेस गैस होती थी उसको यूरोपियन यूनियन में भेज दिया करते थे। बट अब इनको पता चल रहा है कि क्राइसिस के टाइम पे स्टॉक होना भी कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अब मोस्ट इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं यूजुअली यूनाइटेड स्टेट्स से आते थे, बट इन दिस रेयर स्टेप दे हैव टेकन अ डेस्परेट स्टेप टू कि ये वाला शिपमेंट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और ओमान से मंगवाया है। और इस बार वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस इसलिए बोला जा रहा है कि यूके इवन की लाइट्स ऑन करने के लिए भी स्ट्रगल वहाँ पे रहेगा, क्योंकि कितना सारा अभी प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे। आप देखिए
हीट वेव, एक तो आपका रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद हीट वेव्स आई हैं। यूके लेटेस्ट कंट्री है जहाँ पे अब ब्लैकआउट्स भी हुए जाएंगे, पावर शॉर्टेज होगी इस विंटर में, तो एनर्जी क्राइसिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता जा रहा है। इस तरह से डिफरेंट जो प्रिंट मीडिया है उन्होंने अलग अलग तरह से इसका एनालिसिस किया है कि एक तो कोल्ड वेदर, ठंड में आपको ठंड से बचना है, नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो रही है, तो यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और यूके नेचुरल गैस जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया, 130% सोर हो चुका है। अगर आप उसको देखेंगे, जो भी वेस्ट ने सैंक्शंस रशिया पे लगाई हैं, इस वजह से ये शॉर्टेजेस जो हैं हो रहे हैं, क्योंकि सैंक्शन है उससे तो खरीदेंगे नहीं, उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, कहीं और से मंगवाएंगे और ज़्यादा पैसा लगेगा, इतनी लेंथी जर्नी है। अब यूके लेटेस्ट कंट्री है जो कि इमरजेंसी मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहा है कि विंटर में अपने लोगों को किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो पावर कट्स ये सब होना आगे बहुत ही यूजुअल हैं। अब रोल ऑफ गैस एंड पावर अक्रॉस यूरोप के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी को गैस खरीदनी है यूरोप में तो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग में ये इंक्लूड होगा ना, और इन्फ्लेशन के साथ इसके प्राइसेस, जब आप इतने दूर से मंगा रहे हैं तो इनके प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, अल्टीमेटली लोगों को ये सब महंगा पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस भी यूरोप में जो है वो देखा जा रहा है। और इस इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रेड हॉट इन्फ्लेशन जो हो रही है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं यूरोप के वो इंटरेस्ट रेट्स भी हाई कर रहे हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं हर घर को यूरोप में झटका लग रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ उनको फाइनेंसेस में भी तंगी आ रही है। अब देखिए, यूके में एनर्जी के प्राइसेस इतने इंक्रीज क्यों हो गए यूरोप से भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी मार्केट ना इस टाइम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, टूट चुकी है। वहाँ पे एक्चुअली जो रिटेल एनर्जी प्रोवाइडर्स थे ना, वो सही में ओरिजिनल रियल एनर्जी प्रोड्यूसर्स नहीं थे। वो क्या करते थे, होलसेल मार्केट से आके ख़रीदते थे एनर्जी और फिर उनको रिटेल में बेचते थे। लेकिन जब से ये होलसेल का जो कॉस्ट है ये इंक्रीज़ हो गया है, तो रिटेल जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे वो भी अपना उनका बिजनेस ठप हो चुका है। तो अल्टीमेटली लोगों को क्या करना पड़ रहा है, बड़े सप्लायर से एनर्जी लेनी पड़ रही है और उनको वो महंगी पड़ रही है। और स्टोरेज, जैसे मैंने आपको बताया, इनके पास स्टोरेज भी नहीं था, रियल टाइम फ्लोज में ही ये लोग चलते थे, और अगर कुछ एक्सेस होता था तो उसको यूरोपियन यूनियन को दे दिया जाता था। तो स्टोरेज ना होने का भी ये रीज़न है जिनको आज एक एनर्जी क्राइसिस सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, आप यूके की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, तो वो रियल टाइम फ्लो पे डिपेंड करता था कि जो साथ साथ गैस आ रही है नॉर्थ सी से, नॉर्वे से, बेल्जियम से, उसको आगे ये लोग दे रहे थे। यूरोप के पास स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन अब उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रही है। तो इससे पहले अगर आप देखेंगे यूएस का जो गैस था वो कहाँ से आता था, तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं यूके का टोटल गैस कंजम्पशन 2017 का डेटा है। तो आप देख सकते हैं यूरोप में किन किन रीजन से आ रहा है, नॉर्वे से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, किस तरह से यहाँ पे फिलिंग हो रही है और आगे लोगों तक गैस पहुँच रही है। बट दिस क्राइसिस इज़ देयर नाउ लेट्स सी यूरोप इसको किस तरह से टैकल करता है। यूरोप से ज़्यादा हम ब्रिटेन की अगर बात करें, ब्रिटेन स्पेशली इसको कैसे टैकल करता है। अब ये शिपमेंट पहुंचेगा, उसके बाद कितने और शिपमेंट्स मंगवाना फीजिबल होगा, बिकॉज जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूँ कि अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन आप आसान कर सकते हैं। किसी भी एडुकेटर, अपने मनपसंद एडुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपके पास यहाँ पे रहेंगी, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे और डेली आंसर राइटिंग मेंस के लिए आपको कराई जाएगी। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं। और जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, अगर आप डिसाइड कर लेते हैं हमको ये प्रिपरेशन करनी है, देखिए आपको प्रिपरेशन एक बार करनी है और बेस्ट जगह से करेंगे, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। प्लस कोर्सेज में इस तरह से एक पेज ओपन होगा, आइकॉनिक में आपको मेंटोर भी दिया जाता है, इसलिए इसके प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और ईएमआई का भी ऑप्शन है, अगर आप एक बार में नहीं पेमेंट करना चाहते। कोड यहाँ पे देखिए, आप वीरो यूपीएससी कोड यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई का बटन रहेगा, अप्लाई करेंगे तो आपके इनके प्राइजेस आपको और भी ज़्यादा कम दिखाए जाएंगे। फिजिकल नोट्स भी दिए जाएंगे। ईएमआई के बारे में मैंने आपको बताया, हर बार एक कम्बैट टेस्ट यहाँ पे होता है। आप इनवाइट कोड वीरो यूपीएससी कर सकते हैं। 21 को कम्बैट है। ऑफलाइन टेस्ट भी होते हैं, हमारे जो 3 सेंटर्स हैं दिल्ली, जयपुर, लखनऊ में, वहाँ पे आप मेंस आंसर राइटिंग के टेस्ट दे सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको असेस कर सकते हैं। सपोज आपने 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है, नेक्स्ट 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका अनअकैडमी पे होगा इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट्स। ऑप्शनल भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स क्रैक इट। और डिस्काउंट कोड 10% डिस्काउंट आपको वीरो यूपीएससी पे मिलेगा, आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।